पंजाब में बाढ़ के कारण हालात गंभीर हैं। इस जानलेवा आपदा ने अब तक 43 लोगों की जिंदगी छीन ली है। इस बीच अब हर राज्य से पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद के हाथा उठ रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष में दिल्ली सरकार की तरफ से 5 करोड़ की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। इसी क्रम में आज दिल्ली बीजेपी कार्यालय से राहत सामग्री से भरे 52 ट्रकों को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मंत्री झंडी दिखाकर पंजाब के लिए रवाना किया। इन ट्रकों में राशन, दवाएं, कपड़े, बिस्तर, बर्तन जैसी बुनियादी जरूरतों के सामान पंजाब वासियों के लिए भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हम पंजाब के भाई बहनों के साथ खड़े हैं। देश के अन्नदाता पंजाब आज जिस तकलीफ से गुजर रहा है, हमने आज यहाँ से 52 ट्रक राहत सामग्री के जो उनकी जीवन को फिर से स्टेबल करने के लिए चाहिए, उस सामग्री को आज हमने यहाँ से भेजा है। चाहे वो बिस्तर, कंबल, पलंग, चादर, बर्तनों का सेट, जूते, चप्पल, कपड़े, मेडिसिन, मच्छरदानी, तिरपाल, जो भी सामग्री उन्होंने हमसे मांगी, हमें बताया, वो आज हमने यहाँ से दिल्ली से 52 ट्रकों में लगा करके पंजाब की ओर रवाना की है। जब दिल्ली ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया तो राष्ट्रीय ठाट बाट के शौकीन केजरीवाल पंजाब में जाकर शरण ली, पंजाब से बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन आज जब पंजाब को उनकी मदद की जरूरत थी तो अरविंद केजरीवाल पंजाब को मुसीबत में छोड़कर गुजरात भाग गए। और मुझे यहाँ इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाके पैसे इकट्ठा करें। तो मैं दिल्ली की जनता से और पंजाब की जनता से अपील करता हूँ, 1 रुपया भी इनको मत देना, क्योंकि ये चोरों की बारात है, इनका इतिहास है, ये करप्ट, भ्रष्टाचार। अरविंद केजरीवाल पे खुद भ्रष्टाचार के सैकड़ों मुकदमे हैं। जी, आज राहत सामग्री पंजाब को जो गई है, पंजाब देश को अपना सीना फाड़ कर उस पर हल चलाकर देश को अनाज देता है। ऐसा नहीं है कि पंजाब को किसी सामग्री की जरूरत है, और पंजाब ने इससे बड़ी बड़ी आपदाओं को झेला है। पंजाब को इन आपदाओं से निकलना आता है। पंजाब अपने आप में पंजाब है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है, जिस पंजाब ने इतना कुछ हमें दिया है उसके लिए हम भी कुछ कर पाएं। साल 2025 का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। चाणक्यपुरी स्थित नेहरू प्लानिटेरियम में इस खगोलीय घटना का दीदार करने के लिए सैकड़ों लोग जुटे। रविवार रात शुरू हुए इस चंद्र ग्रहण को ब्लड मून के नाम से भी जाना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा गहरे लाल रंग में नजर आता है। नेहरू प्लानिटेरियम में लोगों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई, जहाँ GPS से लैस हाई रिजोल्यूशन टेलीस्कोप और लाइव स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई। प्लानिटेरियम की प्रोग्राम मैनेजर प्रेरणा चंद्रा ने बताया कि यह ग्रहण रात 8:58 बजे शुरू हुआ और सुबह 2:25 बजे तक चला, जिसमें रात 11:42 बजे चंद्रमा पूरी तरह लाल नजर आया। ग्रैंड चंद्र मेला 2025 के तहत नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी और परिचर्चा के जरिए लोगों को खगोलीय घटनाओं की जानकारी दी गई। दिल्ली, NCR, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आए खगोल प्रेमी इस दुर्लभ नजारे को देखकर मंत्रमुग्ध नजर आए। मौसम साफ रहने के कारण लोग बिना किसी उपकरण के भी इस खूबसूरत दृश्य का आनंद ले पाए। आज का जो चंद्र ग्रहण है वो खास इसलिए क्योंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जिसको हम कहते हैं टोटल लूनर इक्लिप्स। देखो, इंडिया में तो पूरा भारत में ये पूरा दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे पश्चिम की दिशा में जाएंगे तो वहां पर सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज में तो पार्शियल फेसेस आपको दिखाई देगा। भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण आज दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर तारामंडल से जो कॉलेज के बच्चे हैं, वॉलंटियर्स है, वो 1 महीने से कम से कम ये लोग मेहनत कर रहे हैं। कुछ प्रोग्राम्स उन्होंने बनाया है वहाँ पर तारामंडल में, उसने नुक्कड़ नाटक भी किया है और कई एक्टिविटीज उन्हें शुरू से सुबह से ही करते आ रहे हैं। देखिए, वैसे तो चंद्रग्रहण देखने के लिए मशीन की जरूरत नहीं है, टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा अपनी की खुद लाइट नहीं है, ये सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। अगर यही सूर्य ग्रहण होता तो उसकी अल्ट्रा वायलेट रेज आदमी की आंख को डैमेज कर सकती थी, यहाँ तक कि पूरा अंधा कर सकती थी। लेकिन चंद्र ग्रहण को हर कोई बगैर किसी डर के, बगैर किसी भय के देख सकता है। तो ये जो टेलीस्कोप है हमारे सामने सफ़ेद रंग का, इस टेलीस्कोप के पीछे हमने एक कैमरा लगा रखा है। इस टेलीस्कोप के अंदर 6 इंच का शीशा है, जिसकी लाइट कलेक्टिंग पावर हमारे सूरज के मुकाबले, जो हमारी आंख है उसके मुकाबले तकरीबन 300 गुना होती है। तो इस वजह से ये टेलीस्कोप काफ़ी ज़्यादा जूम करके, मैग्नीफाई करके चांद की तस्वीर हमें दिखा रहा है। और इसमें जो कैमरा लगा हुआ है वो चांद के असली रंग भी हमें दिखाएगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ आई हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए।
बहुत अच्छा लग रहा है। नाम सुना था, सही बोल रहे हैं आप। ये तो देखने के बाद बताऊंगी कितना एक्साइटेड था। मैं वसंत विहार से आई हूँ। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मनसा देवी पहाड़ी का एक हिस्सा ढहने से भारी भूस्खलन हुआ। यह घटना काली मंदिर के पास हुई, जिसके कारण भीमगोड़ा रेलवे ट्रैक और सुरंग पर भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया। इसके चलते देहरादून हरिद्वार रेल मार्ग पूरी तरह ठप हो गया है और ट्रेन सेवाएं पूरी तरह बाधित हैं। भूस्खलन की वजह से रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए लगाए गए लोहे के जाल को भी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया है और रेल सेवाओं को जल्द बहाल करने की कोशिश की जा रही है। यह घटना पिछले एक महीने में इस क्षेत्र में हुआ दूसरा भूस्खलन है, जो उत्तराखंड में मानसून के दौरान भारी बारिश और भूगर्भीय अस्थिरता के खतरे को दर्शाता है। प्रशासन ने लोगों से प्रभावित क्षेत्र में सावधानी बरतने की अपील की है। मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र के ग्राम दूधली में बिजली विभाग की लापरवाही से 32 साल के लाइनमैन जितेंद्र उर्फ बारू की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। आरोप है कि जितेंद्र विद्युत लाइन पर तार जोड़ने का काम कर रहा था। शटडाउन होने के बावजूद मौके पर मौजूद एसएसओ और जे ने अचानक फीडर चालू कर दिया, जिससे जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों और भाकियू कार्यकर्ताओं ने बिजली घर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने में भाकियू जिला अध्यक्ष लोकेश पुंडीर, ब्लॉक अध्यक्ष संजय त्यागी और किसान नेता ठाकुर कुशलवीर सिंह सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। सूचना पर को सदर डॉक्टर रविशंकर, एसडीएम सदर प्रवीण कुमार, थाना प्रभारी जसवीर सिंह और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। लंबी वार्ता के बाद पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए बिजली विभाग और 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का समझौता हुआ। साथ ही मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी, 12 वर्षीय बेटे को 4000 रुपए मासिक पेंशन और पत्नी को भी पेंशन देने का वादा किया गया। इस दूधली बिजली घर पर जितेंद्र उर्फ बारू एक लाइनमैन तैनात हैं। बड़े ही कर्मठशील और बड़े अच्छे। कोई भी किसी समय अपना तार जोड़ने के लिए कहता तो तुरंत चले आते थे। आज इन बिजली घर की लापरवाही के कारण एक लाल पुणे लाइनमैन ने अपनी जान गंवाई है और ये दूसरा वाक़ा है। अभी चरथावल की घटना को हम नहीं भूल लेते, अभी नई घटना है दूधली में। मामला जो है यहाँ तार टूट रहा था जी। बिजली 10 बजे से पहले जो फ़ोन कर दे भाई 5 मिनट छोड़ दे, हमारे मेहमान आ रहे, तो ये नु कहते अब हम टाइम पर छोड़ देंगे भाई बिजली। आज एक घंटे पहले बिजली कुकर छोड़ दी इन्होंने। आज जिसमें शेड्यूल ले रखा, प्लेट टंगरी वहाँ लिखित में है, बिजली घर में है। स्टेशन है, वहाँ पे तैनात लाइनमैन जितेंद्र की और बारू की करंट के चपेट में आने की सूचना मिली थी, जिसपे पुलिस मौके पर पहुंची, उसे अस्पताल भेजा गया है, जहां अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। तत्क्रम में मैं और सीओ साहब और एसडीओ विद्युत यहाँ मौके पर आए हुए थे। ग्रामीणों की कुछ मांगे थी जिन पर उनसे वार्ता हुई है। एसडीओ साहब की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है विभागीय मदद का। ठीक ही चरथावल थाना क्षेत्र के दुधली गाँव जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे एक लाइनमैन की दुर्घटना हो गई, करंट की चपेट में आ गया है। तत्काल उनको उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में बिजली घर है दुधली का, जहां पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए थे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, और उनके द्वारा कुछ लापरवाही के भी आरोप लगाए गए बिजली विभाग पे। इस संबंध में मैं और तत्काल एसडीएम साहब मौके पर आ गए और ग्रामीण जनों से और जो यहाँ के संभ्रांत लोग थे उनसे वार्ता की गई, और वार्ता करने के बाद ये लोग यहाँ से जा रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई जो पुलिस की है, पंचायतनामा की और भी आगे की है, वो सुनिश्चित कराई जा रही। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शस्त्रों की खरीद फरोख्त करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। सोमवार को शाहपुर पुलिस ने छापेमारी की, जहां 3 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ बातचीत करते देखा गया। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों 22 साल के प्रणव और 21 साल के अनस को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक नाबालिग अपराधी को भी हिरासत में लिया गया। प्रणव हरिद्वार के मंगलौर और अनस टीसीपुर का रहने वाला है। इनके कब्जे से 3.32 बोर पिस्तौल, 2 12 बोर तमंचे, 5 315 बोर तमंचे, 8 दर्जन .32 बोर कारतूस, 9 दर्जन 315 बोर कारतूस, 2 दर्जन 12 बोर कारतूस, 1 315 बोर खोखा और 3 आईफोन बरामद हुए। पूछताछ में बदमाशों ने खुलासा किया कि वे गैंग लीडर फिरोज अंसारी उर्फ बंटी से अवैध हथियार खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचते थे। फिरोज को भोपा पुलिस ने 4 अगस्त को 14 अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया था। नाबालिग अपराधी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह
वह 10,000 रुपए का इनामी था। एसएसपी ने इस सफलता के लिए शाहपुर पुलिस टीम को 20,000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया है। पुलिस ने थाना शाहपुर में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, पिछले 4/8/25 को और उससे पहले भी पूरे जनपद मुजफ्फरनगर में उनकी टीम द्वारा विभिन्न प्रकार के असलहे 32 बोर, 12 बोर और 315 बोर, अलग अलग तमंचे, पिस्टल, रिवॉल्वर बरामद किए गए हैं। इसमें अब तक 47 बरामद किया चुके थे। आज 10 और बरामद किया गया है। पूरी पेटी जो कारतूसों की 312 बोर की होती है उसकी पेटी बरामद की गई है। कारतूस काफी बरामद किए गए हैं और इसमें जो है मैं आपको बता दूं 3 अदद 32 बोर का, 2 अदद 12 बोर का, 5 अदद 315 बोर का तथा 8 जिंदा कारतूस 32 बोर, 9 जिंदा कारतूस 315 बोर, 2 कारतूस 12 बोर, खोखा कारतूस 315 बोर, मोबाइल फोन, आईफोन बरामद किए गए हैं और कारतूस जिसमें रखा था वो बेल्ट बरामद की गई। आपने देखा होगा काफी उसमें बेल्ट में कारतूस लगे हुए हैं। इस प्रकार से अब तक 57 असलहे हमारे पिछले 1-1.5 महीने के अभियान में बरामद किया चुके हैं। प्रधानी का आगामी चुनाव के परिदृश्य में ये हमारी टीम द्वारा, एसपीआरए, सीओ भोपा द्वारा और तथा संबंधित थानाध्यक्षों की टीम द्वारा विशेष कर कार्य किया जा रहा है और इसमें आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की टीमों द्वारा सफलता काफी प्राप्त की जा रही है। मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र में पुलिस ने ट्यूबवेल और ट्रांसफार्मर से केबल व सामान चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। 8 सितंबर को एक सटीक सूचना पर ककरौली पुलिस ने नहर पटरी पर छापेमारी की, जहां एक संदिग्ध 3 व्हीलर टेम्पो को रुकने का इशारा किया गया। टेम्पो चालक ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों 24 वर्षीय आमिर आलम, 22 वर्षीय मुजमिल उर्फ छोटू और 38 वर्षीय आबिद को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में चोरी का सामान खरीदने वाले 42 वर्षीय कादिर को भी मीनाक्षी चौक से पकड़ा गया। इनके कब्जे और निशानदेही पर 35 किलो ट्यूबवेल तार, 15 किलो ट्रांसफार्मर कॉइल, 1 तमंचा, 1 जिंदा और 1 खोखा कारतूस, 3 व्हीलर टेम्पो और चोरी के उपकरण जैसे हथौड़ा, रेंच, पाना, प्लास, इन्वर्टर और बैटरी से चलने वाला कटर बरामद हुआ। बदमाशों ने कबूल किया कि उनका सुसंगठित गैंग दिन में रेकी कर रात में ककरौली और बुढ़ाना क्षेत्र से चोरी करता था, जिसे कादिर की कबाड़ी दुकान पर बेचा जाता था। इस कार्रवाई से 5 चोरी के मामलों का खुलासा हुआ। अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर, एसएसपी संजय कुमार वर्मा, एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल, क्षेत्राधिकारी भोपा देवव्रत वाजपेयी और थाना प्रभारी ककरौली जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में यह ऑपरेशन हुआ। एसएसपी ने पुलिस टीम को 20,000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया। पिछले दिनों में कई शिकायत आ रही थी कि किसान भाइयों के जो है ट्यूबवेल्स की चोरी हो रही है या ट्यूबवेल्स के जो उनके कॉपर के तार होते हैं, जो ट्रांसफार्मर के कॉपर होते हैं, उनको चोरी किया जा रहा है। इसमें मेरे द्वारा एक टीम बनाई गई थी, एसपीआरए और सीओ भोपा तथा उनकी थानाध्यक्षों के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी, एसआईटी गठित की गई थी। इसमें एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है ककरौली पुलिस को, जिसमें 4 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें 2 इसमें गंभीर आमिर, मुजम्मिल, आबिद और कामिल नाम की ये 4 बदमाश पकड़े गए हैं, जिसमें 2 मुख्य चोर है तथा 2 कबाड़ी हैं और एक अभी फरार है इसमें कबाड़ी। इनके पोजीशन से 1 तमंचा, जिंदा कारतूस, टिपाप के आधार पर जब पुलिस ने इसको पीछा किया तो पुलिस पे फायर किया तो पुलिस ने आवश्यक बल लगाकर इन्हें गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ इसमें 35 किलोग्राम ट्यूबवेल का तार, 15 किलोग्राम ट्रांसफार्मर का कॉयल तथा एक 3 व्हीलर टेम्पो बरामद किया गया है। ये भी जानकारी मिली है कि इनके पास से लोहे का हथौड़ा, प्लास्टिक का हथौड़ा, रिंच, पाना, प्लास, तार काटने का प्लास, एक बैटरी, इन्वर्टर व इन्वर्टर बैटरी से ये ले जाकर के वहां पर काट करके जो है कटर से काट करके जो है चोरी किया करते थे। ये भी संज्ञानित हुआ है कि इसमें आमिर नाम का जो मुख्य इसमें गैंग लीडर है, इसका जो है जंगलों में एक मुर्गी फार्म है, वहां पर ये प्रिपेयर करता है, वहां पर अपने दोस्तों को बुला करके घटना को अंजाम देने का प्रयास करता है और इस तरह से कार्य करता है। तो लगभग 35 से 40 ट्यूबवेल से चोरी और ट्रांसफर चोरी की मामला संज्ञानित हुआ है, जिसके आधार पर इनको आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इसमें पुलिस टीम को, जो ककरौली टीम है, उसको 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में एक महिला ने एसएसपी के नाम प्रार्थना पत्र देकर अपने पति शाहनवाज की अवैध गिरफ्तारी का पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि नगर कोतवाली पुलिस ने बिना किसी ठोस कारण के उनके पति को हिरासत में लेकर उन पर अपने भाई एवं एक महिला को पुलिस के सामने प्रस्तुत करने का दबाव डाला जा रहा है। महिला का दावा है कि उनके पति का इन लोगों से कोई संबंध नहीं है और पुलिस की यह कार्रवाई पूरी तरह अवैधानिक और अन्यायपूर्ण है। उन्होंने एसएसपी से अनुरोध किया है कि उनके पति को तुरंत रिहा किया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। महिला ने बताया कि इस अवैध हिरासत से उनके 3 छोटे बच्चों की देखभाल और परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। जी, मेरे पति को एक लड़की पड़ोस के भगा कर ले गई और 2 महीने हो गए, पता नहीं है कुछ भी। उनके घर वाले आए थे
उनके घर वालों से पता चला। हम ये चाहते हैं कि अपने पति को वे हम पता नहीं दे रहे कि कहाँ है, वे ढूंढ के ले आएंगे। हमारे पे दबाव दे रहे हैं कि हमारी लड़की को लाओ, लेकिन लड़की तो उनकी लेके गई भी हमारे पति को। हमें बहुत तंग कर रखे बच्चों को, और छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ हम कहाँ जावे? हमारे बच्चे को उठा रखा, बताओ मैं क्या करूँ? वही कमाने वाला, वही ढूंढने वाला, वही परसों से उठा रखा। चलो उन्होंने खुद, मेरा लड़का कुछ नहीं कर रहे, ये हकीकत बात है कि ठीक से रख रहे, सही तरह से वो कर रहे। बाकी मेरा लड़का के जो ले गया वो लड़की ले गई। मेरा लड़का काम पे जा रहा था, उन्होंने बुलवाया फोन करके। अब बताओ हम क्या करें? मुजफ्फरनगर में एक महिला ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र सौंपकर अपने भाई और दोस्तों के साथ मारपीट और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि कुछ व्यक्तियों ने उसके भाई और दोस्तों के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि जातिसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। महिला ने बताया कि इस मामले में उसने स्थानीय थाने में शिकायत की थी और मुख्यमंत्री को भी IRGS के जरिए शिकायत भेजी थी, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब महिला ने एसएसपी से गुहार लगाई है कि आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उसकी व उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जी, मेरे भाई पे मार पिटाई करी है। एक के लड़का हुआ था, वहाँ पे दावत चल रही थी और ये 4 लड़के थे, एक अमन, गौरव, हनी, मोहित, ये सब दावत कर रहे थे। और हमारे बराबर में 13 लोग हैं, उसमें ये 5 लड़के, उनका नाम है वंश, वासु, कृष्णा और शिवा और प्रिंस। इन्होंने सबने ये नीचे से कहने लगे, सालों तुम्हें अभी बताएंगे चमार चट्टे, अभी तुम्हारी चमारी गिरी निकालेंगे, अभी आ रहे हैं ऊपर। और हम नीचे थे, ये दावत कर रहे थे। इन्होंने जाके इन पे लठबाजी करी है, हम छुटाने गए तो हमारे साथ इन्होंने रैपट मारे, हमारी बदतमीजी करी है और इनके ऊपर भी बजाया है बहुत, और नीचे लाके भी इनके बहुत बजाया है। बलकटी, डंडे, सरिये, रोड ये सब ले रहे थे। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर परिषदीय शिक्षकों और शिक्षिकाओं ने प्रदर्शन कर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ रोष जताया। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत शिक्षक प्रकोष्ठ के पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने बताया कि 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी शिक्षकों को नौकरी और पदोन्नति के लिए टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य है। इस फैसले से शिक्षकों में भय का माहौल है। रविंद्र सिंह ने कहा कि समय समय पर शिक्षक भर्ती के नियम बदले गए हैं। 1900 के दशक में इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन और 2011 से टीईटी अनिवार्य हुआ। हालांकि टीईटी पास करना शिक्षकों के लिए मुश्किल नहीं, लेकिन 40 साल से अधिक उम्र के शिक्षक सरकार की नियमावली के तहत यह परीक्षा नहीं दे सकते। शिक्षकों ने मांग की है कि इस आयु सीमा और टीईटी अनिवार्यता में छूट दी जाए ताकि उनके अनुभव का सम्मान हो और नौकरी सुरक्षित रहे। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं। हम सभी शिक्षक हैं परिषद के, और अभी सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर को एक बड़ा अचरज भरा आदेश पारित किया है कि सभी शिक्षकों को टेट पास करना जरूरी है, नौकरी में रहने के लिए भी और पदोन्नति के लिए भी। इससे सभी एक अजीब से भय के वातावरण में शिक्षक है। उसका एक कारण है कि समय समय पे नियुक्तियों के नियम अलग अलग रहे हैं। अगर आप 1995 से पहले की बात करें तो मात्र 12वीं पास शिक्षक जो है वो भर्ती होते थे, यही मानक था। 98 तक भी, 97 में भी वो बेच रहा है। उसके बाद में फिर स्नातक बीटीसी या फिर बीच में कुछ बीएड वालों को भी विशिष्ट बीटीसी करा के भर्तियां की गई हैं, वही मानक रहा है। उस वक्त टेट का कोई प्रावधान था ही नहीं, टेट नाम की कोई परीक्षा ही नहीं थी। अब 2010 में टेट का प्रावधान आया, 2011 के बाद में ये लागू किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सबको टेट करना जरूरी है। देखिए, टेट करना टीचर के लिए बड़ी बात नहीं है। टीचर हमेशा जो है परीक्षा कराता है, परीक्षा से डरता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो संकट है वो इस बात का है कि टेट की जो फार्म भरने की जो उसकी आयु सीमा है वो 40 साल है, गवर्नमेंट ने तय की है। और जो 2010 से पहले के नियुक्त शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं, उनकी ऑलरेडी जो उम्र है वो लगभग 40 पार कर चुके हैं। तो अब वो किस तरह से टेट पास करेंगे, किस तरह से आवेदन करेंगे? और जो मृतक आश्रित टीचर हैं वो 12वीं पास हैं मोस्टली, या जो 12वीं पास टीचर लगे हुए हैं 98, 97 के, अब वो कैसे टेट पर पास करेंगे? क्योंकि टेट के लिए पहले स्नातक जरूरी है।
मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने कर्नाटक आपदा पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोमवार को अपने आवास पर प्रेस वार्ता में मलिक ने खड़गे के बयान को चिड़चिड़ाहट भरा और राजनीतिक करार दिया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन और मुआवजा वितरण की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। फिर खड़गे केंद्र सरकार और पीएम मोदी अमित शाह से सवाल क्यों उठा रहे हैं। मलिक ने बताया कि आपदा प्रबंधन के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ काम करती हैं, जहां मृत्यु पर 4 लाख, पशु हानि पर 80,000 से 1 लाख और फसल नुकसान पर 6,800 रुपए मुआवजे का प्रावधान है। उन्होंने सवाल उठाया कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद खड़गे अपने मुख्यमंत्री से नुकसान के सर्वे और मुआवजे पर जवाब क्यों नहीं मांगते। मलिक ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में किसानों को मुआवजा न मिलने की जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की है और खड़गे का बयान केवल राजनीतिक बयानबाजी है। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि जैसे फ्रस्ट्रेटेड और हताशापूर्वक बयान होता है, किसी विषय को लेकर वे पीसी कर रहे होंगे, लेकिन आज किसान की ऐसी दुर्गति होगी कि वो चाहे भाजपा के पास जाए चाहे कांग्रेस के पास जाए, उनको इसी तरह का चीज़ें सुनने को मिलती हैं। अब राज्य सरकार में अगर कांग्रेस है तो निश्चित रूप से क्वेश्चन जो है वहाँ पे खड़गे जी से होगा, और अगर उनके पास किसान आया था तो उनको समझाना चाहिए। क्या खड़गे जी बता सकते हैं कि 40 एकड़ वाला जो कर्नाटक का दूसरा किसान है, क्या उसके पास भी जो उतनी ही गाड़ियाँ उस तरह की सुविधाएं हैं जितनी खड़गे जी के पास हैं। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कर्नाटक में या किसी भी राज्य में मुआवजा नहीं मिला है किसानों को, तो उसके लिए सबसे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। मुआवजे का, आपदा प्रबंधन का क्या सिस्टम है किसानों के लिए, वो आप समझिए। देश में 2 विभाग काम करते हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दोनों का शेयर होता है। जब कहीं पे किसी राज्य में कोई आपदा आती है तो उस आपदा के लिए सब कुछ तय है कि क्या करना है। जैसे 6800 रुपये प्रति एकड़ फसल का नुकसान दिया जाता है, वो तब दिया जाता है जब 33% से ऊपर का नुकसान हुआ हो। तो इसके लिए राज्य सरकार को इमीडिएट सर्वे कराना होगा और केंद्र को चिट्ठी भेजनी होगी, और मुआवजा बांटने का और उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार की है। नुकसान के आकलन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, और राज्य सरकार ही 6800 रुपये, जिसमें 5100 रुपये केंद्र का शेयर होता है, 1700 रुपये राज्य का शेयर होता है, उस राशि को वितरित करती है। व्यक्ति की मृत्यु पर 4 लाख रुपए दिया जाता है, और पशुओं की जो मृत्यु होती है उसके लिए राज्य में अलग अलग प्रावधान हैं। लेकिन अगर विशेष क्षति होती है, जैसे पंजाब में भारी बाढ़ अभी आई है, जैसे उत्तराखंड का पूर्व 2023 का उदाहरण है, तो ऐसे उदाहरण में केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखती है, अतिरिक्त मुआवजे की मांग करती है, और फिर भारत सरकार की एक टीम आती है, वो उस रिपोर्ट का आकलन करती है, और उस रिपोर्ट के आकलन के बाद वो मुआवजा जारी करती है। अगर कर्नाटक में खड़गे जी को मुआवजा नहीं मिल रहा है तो राज्य के किसान की क्या हालत होगी। तो वहाँ पे जो है खड़गे की पार्टी, खड़गे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके पार्टी का सीएम है कर्नाटक में, और वो वहाँ के किसान को अगर मुआवजा नहीं दिला पा रहे हैं तो इससे ज़्यादा अन्याय नहीं हो सकता। और खड़गे जी जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उसके नाते उनको वहाँ के सीएम को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। मुजफ्फरनगर के श्री राम कॉलेज के मुख्य मार्ग का हाल बेहद खस्ता है। रेशु विहार से A to Z और अलमासपुर को जोड़ने वाला यह रास्ता बारिश और नाले के पानी से लबालब भरा है। सड़क पर गड्ढे और कीचड़ के कारण राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोपहिया वाहन और रिक्शा अक्सर पलट जाते हैं, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। यह मार्ग पब्लिक स्कूल से लेकर श्री राम कॉलेज तक का एकमात्र मुख्य रास्ता है, जहां हजारों छात्र रोज आते जाते हैं। छात्रों ने बताया कि इस जर्जर सड़क से आने जाने में उन्हें भारी दिक्कत होती है। सड़क के दोनों ओर एक जैसी स्थिति है, टूटी सड़कें, पानी और कीचड़ से भरे गड्ढे। लोगों का आरोप है कि शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्थानीय लोग और छात्र एक स्वर में मांग कर रहे हैं कि इस सड़क का जल्द से जल्द निर्माण किया जाए ताकि उनकी परेशानियां कम हो। ये कौन सा रास्ता पड़ता है? ये रेसु विहार वाला रास्ता पड़ता है जो अलबासपुर A to Z की साइड भी जाता है, और इस रास्ते पे मैं डेली अपने बच्चे को स्कूल लेके जाता हूँ। हमारा आना जाना वैसे भी लगा रहता है, और मैं 1-2 बार तो गिरने से बच भी गया। एक बार तो लड़के को लेके बिल्कुल गिर ही जाता मैं। बहुत सी बार कपड़े भी खराब हो जाते हैं, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। सरकार पता नहीं क्या कर रही है, वोट लेने के पीछे रहते हैं, पर कोई भी वोट तो लेते हैं सब, पर कोई भी काम नहीं करता। ये देख लो नगर पालिका भी क्या देख रही है, मतलब क्या हो रहा है, रोड इतनी खराब हो रही, पानी भर रहा, सब कुछ हो रहा, आम जनता परेशान हो रही। स्कूल है, कॉलेज है, यहाँ पे श्री राम कॉलेज है, सब कुछ है, क्या कर रही है बताओ जनता? ये सरकार क्या कर रही है बताओ?
हम ये चाहते हैं इस रोड का सुधार हो। ये पानी जो है ये परमानेंट, चाहे बारिश हो या ना हो, फिर भी भरा ही रहता है पानी। श्री राम कॉलेज का रास्ता पड़ता है, नाम है श्री राम कॉलेज, और यहाँ की व्यवस्था देखिए, हम छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं और रिक्शा भी पलटने हो जाते हैं। क्या हमारा प्रशासन, हमारे जो श्री राम कॉलेज के बड़े बड़े अधिकारी हैं और हमारे एमजी वर्ल्ड विजन के बच्चे रहते हैं घर से, और 2-3 स्कूल लगते हैं, क्या इनका ऐसा हिसाब नहीं कि रोड बनवा दिया जाए? ये ऐसा बिल्कुल ही सरकार घाटे में चल रही, बिल्कुल ही। रिक्शा वालों पे भी ये टैक्स नहीं छोड़ पा रहे, तो और क्या होगा? ये कम से कम 4-5 महीने हो गए इस रास्ते को खराब होते हुए, आज लोग इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। भैया आप इस यहाँ की योगी जी सरकार से हमारी गुजारिश है, हम गरीब आदमी रिक्शा चालक हैं, इस रास्ते को बनवाएं। छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं बेचारे स्कूल से जाने के लिए भी। बच्चों को आप लेकर रिक्शा में आ रहे हो? जी हाँ, इस तरीके की परेशानी है। बड़े वाहन वाले तो रिक्शा वालों को साइड नहीं दे पाते। रिक्शा वाला क्या करेगा बेचारा? रिक्शा वाला क्या करे, जहाँ उसे साइड दे पाते। दूसरी बात, पलटने को रास्ता, खड्डे हो रहे, पानी भर जाता है, खड्डे का पता नहीं लग पाता। क्या करे वही गरीब आदमी? हर जगह गरीब की मुसीबत है। ये बड़े तो गाड़ी मारे एसीओ में, इन्हें क्या दिक्कत है? ये काफी टाइम से खराब चल रहा है रास्ता, और दिक्कत हो रही है इसमें आने जाने में लोगों को, और बारिश का पानी भर जाता है यहाँ पर। कनेक्शन मतलब इसे ठीक कराया जा रहा है। कहाँ से आप आते हैं? जानसठ से। यहाँ पे मतलब पानी भर जाता है और काफी दिक्कतें होती है आने जाने में लोगों से। परेशानियों का सामना करते हैं, काफी टाइम हो गया। फिलहाल मेरा फर्स्ट ईयर है अभी यहाँ पर। हम चाहते हैं मतलब सड़क ठीक हो जाए और यहाँ लोगों को दिक्कत। मुजफ्फरनगर में श्री श्याम परिवार सुखी परिवार समिति द्वारा 38वां श्री श्याम वंदना महोत्सव बड़ी धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। 10 सितंबर को माता वाला छारिया मंदिर नई मंडी से श्याम बाबा की विशाल शोभा यात्रा निकलेगी, जो गौशाला रोड, पीठ बाजार, बिंदल बाजार, वकील रोड, द्वारकापुरी, गांधी कॉलोनी, अंसारी रोड, सराफा बाजार, भगत सिंह रोड होते हुए टाउन हॉल पर समाप्त होगी। यात्रा में स्वर्ण रथ पर बाबा श्याम भव्य फूलों के श्रृंगार में भक्तों को दर्शन देंगे। 3 बैंड, 2 डीजे, 8 झांकियां और नासिक ढोल पार्टी मुख्य आकर्षण होंगे। समिति ने नगरवासियों से घर प्रतिष्ठान सजाकर बाबा का स्वागत करने की अपील की है। वहीं 12 सितंबर को रामलीला भवन नई मंडी में विशाल भजन संध्या होगी, जिसमें बिहार की प्रसिद्ध भजन गायिका रेशमी शर्मा, दिल्ली के अनुराग मित्तल और सास के बेताज बादशाह नरेश पूनिया भजनों से भक्तों को रिझाएंगे। इस दौरान बाबा श्याम का भव्य दरबार पहली बार मुजफ्फरनगर में सजेगा, जहां बाबा भव्य श्रृंगार में विराजमान होंगे। श्री श्याम परिवार सुखी परिवार द्वारा श्री श्याम प्रभु खाटू वाले का ये 38वां वार्षिकोत्सव विशाल शोभा यात्रा का आयोजन समिति द्वारा 10 सितंबर दिन बुधवार को बाबा की विशाल शोभा यात्रा का आयोजन नई मंडी माता वाला मंदिर छारिया मंदिर से प्रारंभ होकर नई मंडी के गौशाला रोड, नंदीवाला रोड, पुराना गुड़मंडी रोड, पीठ बाजार, बिंदल बाजार और मेहता क्लब के बराबर से वकील रोड से चौड़ी गली होते हुए गौशाला रोड से द्वारकापुरी रोड, गांधी कॉलोनी मेन रोड और गांधी कॉलोनी गुरुद्वारे के बराबर से पचेंडा पुल से मदन स्वीट, अंसारी रोड, मोती महल, सराफा बाजार और भगत सिंह रोड होते हुए टाउन हॉल पर समापन होगी। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में मुनक नहर में डूबने से 2 बच्चों 9 साल के अनिकेत और 13 साल के कृष्ण की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों बच्चे हैदरपुर क्लस्टर के रहने वाले थे। रविवार दोपहर खेलने के लिए घर से निकले थे और पास के पार्क में खेलते वक्त नहर की ओर चले गए। उनके साथियों ने बताया कि वे नहाने के लिए नहर में उतरे, लेकिन गहराई का अंदाजा न होने से हादसे का शिकार हो गए। 3 बजे के लगभग गया था, वो पार्क में था, खेल रहा था। उसके बाद उस बच्चे ने कभी उस बच्चे से नहीं जाता था, उसके साथ कभी नहीं जाता था। पता नहीं कैसे चला गया, कैसे उसको लेकर गए कि कैसे गया वो। फिर हमने सोचा वो आ जाएगा अभी। फिर उसको शाम को हम लोग ढूंढने गए थे नहर पे। परिजनों को सूचना मिली तो वे तुरंत नहर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से देर रात करीब 11:30 बजे बच्चों के शव निकाले गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल भेजा। तो यहाँ पार्क में खेल रहे थे, खेलते खेलते वो मतलब नहर की तरफ निकल गए। 3 बच्चे गए थे नहर की तरफ। 3 बच्चे में से एक आया 5-6 बजे, तो वो भी डर के मारे यहाँ बताया नहीं उसने कि भाई वो लड़का जो हमारे साथ गए थे वो मतलब डूब गए।
क्योंकि वो आया अकेला तो वो उसकी मम्मी मारने लग गई कि तुम गए कहाँ थे। तो ऐसे ऐसे मतलब पता चला कि नहर पे गए, जो 2 लड़के और गए थे वो दोनों खत्म हो गए, वो मतलब पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुनक नहर के किनारे न तो सेफ्टी वॉल है और न ही कोई गार्ड। आए दिन बच्चे नहर में नहाने जाते हैं, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। परिजनों में गम और गुस्सा है और वे प्रशासन से तुरंत सुरक्षा इंतजाम की मांग कर रहे हैं। खेलने गए थे पार्क में, खेलते खेलते वो कैसे पहुंचे कैसे नहीं पहुंचे हम लोग को किसी को पता नहीं चला। बस शाम को जब ढूंढने निकले 6-7 बजे, उसके बाद एक छोटा बच्चा कोई था वो भी साथ में था, तो वो बोला कि मतलब वो लोग नहर में जाके नहाने गए थे। नहाते नहाते 2 लोग गए घुसे, मैं भाग आया घर पे। तब जाके हम लोग नहर की तरफ गए, फिर नहर की तरफ सब निकले जेंट्स लेडीज़। जब वहाँ उसका बच्चे का चप्पल देखे खाली अंकित का, उसके बाद जाके फिर हम बच्चों को कूदा के वहाँ ढूंढना शुरू किए। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी जिला अध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी के एक विवादित बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। सर के विरोध में आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान बख्शी ने बीजेपी विधायक को एसिड डालने की धमकी दी, जिसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। पात्रा ने कहा कि सर को लेकर विपक्ष खासकर कांग्रेस और गांधी परिवार में बौखलाहट है और वे घुसपैठिया बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। देखिए, आप सबको पता है कि जो स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव हो रहा है इलेक्शन कमीशन का SIR, जो बिहार में आरंभ हुआ है और जिसको लेकर की एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल ऑपोजिशन के अंदर है और खास करके कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार में, उसके जो नतीजे हैं वो सामने देखने को मिल रहा है। वास्तविक रूप में जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि घुसपैठिया बचाओ आंदोलन यह विपक्ष कर रहा है, यह जो राहुल गांधी जी की एक यात्रा निकली है घुसपैठिया बचाओ यात्रा, उस यात्रा में स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और समग्र देशवासियों ने ये माना है कि घुसपैठियों से देश को बचाना है। 15 अगस्त में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है। क्या बिहार के लोग किसी रोग से ग्रसित हैं जो अगर राहुल गांधी से वो हाथ मिला लेंगे, राहुल गांधी से गले लग लेंगे तो राहुल गांधी को बीमारी फैल जाएगी और बार बार उन्हें हाथ धोने की आवश्यकता है? ये जो एंटाइटल्ड राजकुमार और शहजादे हैं, उनको ऐसे ही लगता है कि यदि हम पसीने से तरबतर, बिहारी पसीने से तरबतर है क्योंकि बिहारी स्वाभिमानी है, मेहनत की कमाता है। आज पूरे हिंदुस्तान में मेहनत की कमा के खाता है बिहारी, स्वाभिमान है बिहार में। आपकी तरह राहुल बाबा एंटाइटलमेंट नहीं है कि मेरी दादी, मेरे नाना, मेरी नानी, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, तो आपको तो पसीना आएगा नहीं।